नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल आप सबका स्वागत करता हूं इस इंटरव्यू सीरीज में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं। हम सब ने उनको अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा है, तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। मिस्टर अजय कुमार जी, वेलकम सर। नमस्ते भैया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बस आपकी इस रंग यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा, कैसे शुरुआत हुई आपकी? मेरी रंग यात्रा? जी सर। एक्सीडेंट अगर देखा जाए, मतलब वैसी वाली दुर्घटना नहीं, कोई कार से नहीं टकराया था मैं, ना ही किसी साइकिल से टकराया, ना गिरा। एक्सीडेंट ऐसे कि हम जहाँ रहते थे या पटना में जहाँ मेरा घर था, उसके बगल में प्रेमचंद रंगशाला है जी। तो पढ़ाई के साथ साथ उस रंगशाला में बहुत बड़ा मैदान है बाहर, वहाँ खेलते थे। तो हम लोग जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं वैसे भी खेलते रहते थे। तो उस रंगशाला में वहाँ निर्माण कला मंच नाम की एक संस्था है जो रिहर्सल करती थी नाटकों की, और भी संस्थाएं करती थी। तो खासतौर से निर्माण कला मंच म्यूजिकल नाटक करती थी, और विदेशिया एक नाटक था जिसका रिहर्सल लगातार चलता रहता था। तो जब जब विदेशिया होता था तो एक दरवाज़ा था अंदर जाने का उस रंगशाला में, और बाकी थे जंगले। तो उन जंगलों पे हम बच्चे लटक करके या खेल कूद करते हुए जब भी मन करता था वहाँ बैठ करके वो रिहर्सल देखना शुरू कर देते थे। संजय भैया, जो संजय उपाध्याय हैं, जो उस ग्रुप के कर्ता धर्ता हैं, निदेशक हैं, वो बैठ के हारमोनियम पे कुछ बजाते रहते थे, बाकी लोग कोरस बैठता था, सामने रिहर्सल चलता था तो हम देखते रहते थे। उनकी पीठ हमारी तरफ हुआ करती थी, तो कई बार हम लोग हल्ला करते थे, कुछ करते थे, अच्छा लगता था। पता तो होता नहीं था कि अनुशासन क्या है नाटक देखने का। एक दिन उन्होंने ऐसे ही ऐसे पलट के देखा, और हम पीछे जंगले पे लटके हुए थे। तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में पूछा, क्या रे नाटक करेगा? पता नहीं वो क्या था, उन्होंने पूछा क्या रे नाटक करेगा? है, नाटक तो कर ही रहे थे। वो एक्चुअली कहने का मतलब कुछ और था, वो डांट रहे थे बेसिकली, और हमारे मुंह से निकला कि हाँ करेंगे। तो उन्होंने बोला अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आके बैठो। उन्होंने ऐसे अंदर आके बैठो कहा, और उस दरवाजे से अंदर गए प्रेमचंद रंगशाला में, और आज तक बाहर नहीं निकले। ग्रेट। नाटक शुरू हुआ, विदेशिया से शुरुआत हुई, कोरस में बैठना शुरू किया, नाटक देखना शुरू किया, और ये बात है 1989 की। तो आज लगभग 32-33 साल हो गए। उस दरवाजे से अंदर गए थे, आज तक बाहर नहीं आ पाए। उसके बाद वो दरवाज़ा खुला है, उससे लोग आते हैं। अब लोग वो नाटक देखने आते हैं, हम उनके लिए उपलब्ध हैं। हमारे लिए वो दरवाज़ा एक ऐसा दरवाज़ा है जो रंगमंच का दरवाज़ा खुला था, उससे अंदर गए थे, वो खुलजा सिमसिम वाला था। उसके बाद पासवर्ड भूल गए और अच्छा है कि पासवर्ड भूल गए, नाटक करते रहे, आज तक कर ही रहे। तो सर, जब आपने संजय उपाध्याय जी के साथ शुरुआत की तो लगभग कितने सालों तक आपने वहीं काम किया? लगभग 8 सालों तक। 8 साल तक आपने पटना में ही काम किया। उसके बाद मैं 1 साल रंग विदूषक, भोपाल में एक संस्था है जी, बंसीदा चलाया करते थे। अभी बंसीदा का देहांत हो चुका है, अभी अंजना दी चलाती हैं, और पूरा ग्रुप है। तो रंग विदूषक में कुछ कलाकारों की ज़रूरत थी, और उनकी अपनी एक शैली है और बहुत कमाल है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो रंग विदूषक में हमें जाने का मौका मिला सीखने के लिए। तो हम 4-5 लड़के थे जो निर्माण कला मंच से वहाँ गए थे, फिर वहाँ 1 साल काम करते रहे, फिर वापस आए, फिर थिएटर करते रहे। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाने के लिए BA पास करना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए था। तो ग्रेजुएशन करने के बाद थिएटर करते हुए, उसके बाद जब हम लोग सोचते रहते थे कि कभी जाएंगे, तो सच बताऊं तो ग्रेजुएशन पास ही इसलिए किया था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना था। हमें ग्रेजुएशन इसलिए नहीं करना था कि कोई समाज शास्त्र का विशेषज्ञ बनना था, या इंटरमीडिएट में माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे तो मैं डॉक्टर बन जाऊं। डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब उनको पता चला कि मैं कॉलेज कम और नाटक करने ज़्यादा जाता हूँ, तो खुशनसीबी ये रही कि घर वाले बड़े समझदार निकले। उन्होंने एक दिन बुला करके कहा कि पकड़ा गया, एक बेसिकली बुला करके क्या कहा, डांटा, और बोले कि कहाँ थे 3 महीने से, क्योंकि जाता तो था कॉलेज के लिए और कोचिंग के लिए, और छुप करके जाके थिएटर करके शाम को वापस आ जाता था। 3 महीने बाद जब पकड़ा गया तो उन्होंने सीधा कहा, 3 महीने से कहाँ थे? तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें ढूंढने आया था और तुम क्लास में तो नहीं थे उधर। तो हमने भी स्वीकार कर लिया। हम लोगों ने कहा कि भाई नहीं गए। तो क्या कर रहे हो? मैंने कहा नाटक। वो जो जवाब आया उसका एक्सपेक्टेशन नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर यही करना है तो सोच लो तुम इंटरमीडिएट या बायो से कर रहे हो, करोगे या नहीं करोगे, और अगर यही करना है तो फिर दिन रात यही करो जी। ये मत करो कि आधा इधर और आधा उधर। तो मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं तो नाटक करना चाहूँगा। तो बाकी नाटक करोगे तो ये बायो ये सब पढ़ेंगे। मैंने इतना पढ़ाई तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बोले क्या करोगे? मैंने कहा आर्ट्स ले लूँगा। तो मैंने सोशियोलॉजी लिया, समाजशास्त्र से BA किया। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अप्लाई किया। पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हुआ, और 97 में मैं वहाँ चुना गया, और 97 to 2000 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हुआ 2000 में। सर, मैं आपको अभिनय में चाहूँगा, आपने अपने परिवार की जब बात की, आपके पिताजी ने बिल्कुल आपको सही तरीके से बोला कि आपको यही करना है। उनके पास नाटक कैसे पहुंचा?
कमाल सचेत कैसे थे? हाँ, ये सवाल मेरे से पहली बार कोई पूछ रहा है। मुझे भी नहीं समझ में आया कि उन्होंने इतनी सहजता से स्वीकारा। पिताजी क्लर्क थे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में, माँ हाउसवाइफ। और जब उनको पता चला कि नाटक कर रहा है और पूरी तरह से नाटक में रचा बसा है, घर आता ही है सिर्फ सोने के लिए, उन्होंने क्यों कहा मुझे उस समय समझ में नहीं आया। मैं भी बहुत सालों तक कभी ना उनसे पूछा ना उन्होंने मुझसे इसके बाद पूछा। नाटक देखने वो आते रहे, माँ भी आती रही, पिताजी भी आते रहे। एक दिन जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, मेरे ख्याल से मैं पास आउट हो चुका था 2000 में, उसके बाद एक दिन ऐसे ही घर पे था और कोई नाटक का रिहर्सल करने गया था, वापस आया तो ऐसे ही होते होते हुआ कि चलो अब तो नेशनल क्लब ड्रामा से तुम निकल आए, अब क्या करोगे। मैंने कहा अभी भी नाटक करूँगा। ये सवाल मैंने उनसे किया। मैंने कहा एक बात बताओ, आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया इतने अच्छे से, मुझे कभी रोका नहीं, कुछ नहीं कहा, जाने भी दिया। आप क्या कहा, आपकी ज़िंदगी में आपने कभी नाटक किया है? मैं घर में इकलौता था जो पहले इस पागलपन का शिकार हुआ। पिताजी ने बताया कि जब वो अपने स्कूल में थे, गया की पैदाइश है मेरी, परैया में पिताजी थे, बोले कि एक बार हमारे यहाँ वो गांव में नाटक नौटंकी वाली कंपनी आती है जी। वो कंपनी पहले ट्रेवल करती थी, नौटंकी कंपनियां, तो इनके यहाँ भी स्कूल में कुछ कुछ होता था। तो पिताजी ने बताया कि चूंकि मैं अपने स्कूल में था और मैं बांसुरी बजाता था, और बांसुरी बजाना पिताजी का शौक नहीं था, पैशन था, वो कहीं सीखते नहीं थे, कुछ नहीं, और बांसुरी खुद बनाते थे, पाइप काट के या फिर लकड़ी के, अगर मिल गया वैसा वाला लकड़ी जो बांस वाला हो तो उसको छेद करके, और ऐसा भी परफेक्शन नहीं था। वो पैशन उनको बांसुरी बजाने का और बनाने का जो था, वो स्कूल में एक बार नाटक करने को आमादा किया उन्होंने अपने को, और उन्होंने एक लड़की का रोल किया, एक ही नाटक किया उन्होंने। लेकिन वो बांसुरी बजाने वाला और बांसुरी बनाने वाला जो पैशन था वो उनको उस समय भी था। मैं उनको हमेशा देखता था, कुछ ले लेते थे, एक लकड़ी ले ली, कहीं छेद कर रहे हैं, कहीं पाइप काट रहे हैं, फिर फूंकते रहते थे, कुछ करते थे। बहुत अच्छा नहीं बन पाता था कई बार, लेकिन बनाते रहते थे। बोले कि मैं ये जानता हूँ कि ये काम करने का इसका आनंद क्या है। तो मैंने कहा मैं तो कभी नाटक कर नहीं पाया। तो मैंने कहा तुम जाओ। तो मैंने माँ से पूछा और आपको क्या हुआ, और तब मुझे पता चला कि माँ जब स्कूल में थी उन्होंने बोला कि मैं तबला बजाती थी, और तब मुझे पता चला कि ये उनमें कहीं ना कहीं वो जो एक संक्रमण होता है ना, जी। और संक्रमण से भी ज्यादा उस पागलपन की समझ कि तबला बजाने का आनंद क्या है, बांसुरी के लिए लकड़ी में छेद करने का आनंद क्या है, और एक नाटक में एक लड़की का ही रोल किया था, उनको जो सुख मिला होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा चलो तुम कर तो ठीक ही रहे हो, जाओ तुम नाटक करो। तब मुझे पता चला उस दिन कि कोई पैशन नहीं, वो कोई प्रोफेशन नहीं था उनका, लेकिन उस पागलपन को कहीं ना कहीं वो समझते थे कि ये करेगा तो नाटक ही, एक बार इसको ये जहर लग चुका है, मरेगा इसके साथ। तो उन्होंने कहा कि जाओ। तो कहीं ना कहीं सर आप भाग्यशाली रहे इस मामले में। मतलब कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से, और बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहा। कभी उन्होंने नहीं टोका, बल्कि कभी ये भी नहीं कहा कि पैसे कितने कमा के लाओगे। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हमारे यहाँ, नाटक करते हो, वो तो अभी भी आप जाओ मेरे घर पे, क्या करते हो, नाटक करते हो। नाटक तो करते हो, काम क्या करते हो, मतलब रोजी रोटी कैसे चलती है, ये समझाना आज भी मुश्किल हो रहा है वहां जा करके कि नाटक करने से पैसे मिलते हैं, और मैं पैसे कमाता हूँ, मेरी रोजी रोटी, मेरा घर परिवार, गाड़ी, घर, कार, सब नाटक से है। ये जान के आज भी, अब तो चलो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, 10 चीजें हो गई, लोगों ने देखना शुरू किया तो उनको लगता है कि अच्छा लिखना या नाटक करना काम है। उस समय एक माँ बाप इतनी इजाजत आपको दे रहे हैं कि जाओ तुम नाटक करो, ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि पैसे कमाओगे कि क्या करोगे, आगे जीवन का क्या होगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। सर ये बात लगभग कब की रही होगी? ये बात आपको मैं बता रहा हूँ 1990 की, 90 हाँ 1989 में तो जहर लगा था, जिसके कारण कॉलेज से भाग भाग करके और कोचिंग से नाटक में कर रहा था, 90 में पकड़ा गया। सर मैंने सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि आजकल जो डिबेट चलती है कि नाटक को गांव गांव गली गली पहुंचाना है, आप 19 के दशक के अंदर आपके घर तक नाटक पहुंच चुका था, ऑलरेडी आपके माँ बाप उससे रूबरू हो चुके थे, तो क्या वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है? मुश्किल है, घर घर नहीं पहुंचा था। ये मेरा सौभाग्य था, या उस मोहल्ले में रहने वाले हम बच्चों का सौभाग्य था कि मैं उस समय मैट्रिक में था या 10th में था, पास होने के कगार पे ही था, मतलब परीक्षाएं होने वाली थी 10वीं की। ये हमारा सौभाग्य था कि प्रेमचंद रंगशाला वहाँ पे था और हम उस आंगन में खेलते थे। मुश्किल उस समय भी था, सबके लिए सुलभ नहीं था, बल्कि आज एकदम उल्टा हो चुका है। आज अगर आप थिएटर करना चाहें, या मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई करना चाहे, आपके घर में कोई करना चाहे, आपसे पूछे कि मैं थिएटर करना चाहता हूं या चाहती हूं, लड़का हो या लड़की, आप उसको 10 सुझाव दे सकते हैं। आप 10 ग्रुप के पते जानते हैं, आप 10 नाटक करने वाले लोगों को जानते हैं,
आज सुविधाएं हैं आने जाने की। अगर मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाके भी आपको थिएटर करना पड़े 1.5 घंटे के रास्ते पे, आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। उस समय सुविधा नहीं थी, सोशल मीडिया भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि कुछ फ़ोन वगैरह था, हम सिमटे हुए थे। उस समय रंगमंच की तलाश करना और रंगमंच करना बहुत दुष्कर था। आज कठिनाइयाँ अलग हैं जी। आज की समस्याएं आप समझ सकते हो, एकदम दूसरी तरह की है। उस समय तो रंगमंच करने के लिए ही घर में, लड़का हूं तब तो ठीक है, चलो समझ लिया लड़का बर्बाद हो गया, ये तो हाथ से निकल गया। आप सोचिए उस समय अगर लड़की सोच रही हो कि हम थिएटर करेंगे, 10 में से शायद कोई एक ही लड़की ऐसी सौभाग्यशाली हो पाती होगी जिसके माँ बाप कहें कि हाँ जाओ और जाकर के नाटक करो और रात को 10 बजे तक घर आओ। बहुत मुश्किल है। आज फिर भी लड़कियां भी अगर थिएटर करना चाहें तो मुझे नहीं लगता इतनी जद्दोजहद, इतनी लड़ाई घर में होगी कि एक लड़की कहीं अपने कॉलेज के किसी ड्रामा क्लब को ज्वाइन कर ले तो माँ बाप इतना हंगामा करेंगे। उनको लगेगा एक्स्ट्रा करिकुलम है और लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं थिएटर को। आज उतना मुश्किल नहीं है। आज समस्या ये है, थिएटर करना मुश्किल नहीं है, थिएटर करने का पागलपन अंदर पैदा करना और थिएटर करने के लिए जो जज्बात चाहिए और जिस पैशन के साथ आप जाते थे रंगमंच करने, वो नहीं है। आज एकदम उल्टा है। मुझे आज भी याद है, आपके सवाल से मुझे एक बात याद आई। जब थिएटर वर्कशॉप लगता था तो हम उसको कहते थे रंग कार्यशाला। आपको भी याद होगा, थिएटर वर्कशॉप है ना। अब थिएटर वर्कशॉप है एक शब्द है, रंग कार्यशाला। आज आप देखते होंगे पोस्टर्स पे, अब बाहर जब वर्कशॉप लगता है तो रंग कार्यशाला या थिएटर वर्कशॉप नहीं लिखा रहता, अभिनय कार्यशाला, एक्टिंग वर्कशॉप। आजकल सब कुछ सिमट गया एक्टिंग पे। क्यों? क्योंकि सबको या तो सीरियल ने प्रभावित कर रखा है, फिल्मों में जाना चाहते हैं कहीं। रंगकर्म करने के लिए आपको, जिसको देखा जाए, मल्टी डायमेंशनल होना पड़ता है, आपको मजदूर होना पड़ता है। और रंगमंच मूर्खों का काम नहीं है, ये समझदारों का काम है। पढ़ना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा, झाड़ू लगाने भी आना चाहिए, सेट के बारे में भी जानकारी चाहिए, लाइट के बारे में भी जानकारी चाहिए, थोड़े कॉस्ट्यूम की नॉलेज होने चाहिए, 10 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सब कुछ। लेकिन अभी एक ट्रेंड चल निकला है, अभिनय कार्यशाला। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, थोड़ा अलग तरह का पागलपन चाहिए। बुरा नहीं है, लेकिन बुरा ये है कि रंगमंच के प्रति जो प्यार था वो थोड़ा कम हो गया है। अभिनय, खासतौर से एक दूसरे तरह के अभिनय के प्रति प्यार बढ़ गया है। ये एक मीडियम है बस, ये मीडियम होके रह गया, होके रह भी नहीं गया। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रह गया, कोई ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, लोगों ने जरिया बनाना शुरू किया और लोगों को अब समझ में आता है कि थिएटर करना मतलब सिनेमा करना या फिल्म करना। हम जैसे, आप जैसे 2-4 ही पागल मिलेंगे जो थिएटर करने ही जाते हैं, रंगकर्मी बनने ही जाते हैं। मैं आज भी अपने बायोडाटा में, आप कहीं भी देखोगे, इसमें शायद छपा हो, मेरा भी नाटक था मायरी में कासे कहूं, उसका डायरेक्टर मैं ही हूँ। शायद ही आप देखोगे उसमें लिखा होगा कि एक्टर अजय कुमार। मेरा बायोडाटा पहली लाइन ही रंगकर्मी अजय कुमार। मैं रंगकर्मी हूँ, मैं रंग मजदूर हूँ। मुझे लाइट करना पड़े मैं वो भी करूँगा, मुझे कॉस्ट्यूम करना पड़े, मुझे झाड़ू लगाना पड़े, मुझे कुछ लिखना हो तो लिखूंगा। तो मैं रंग व्यक्तित्व बनने में मेरा एक रुझान था कि मुझे जब कोई बोले कौन है अजय कुमार, रंगकर्मी अजय कुमार, सिर्फ एक्टर अजय कुमार बोले तो मुझे लगता है मैं थोड़ा छोटा हो गया सीमित कर लिया अपने को मैंने। तो ये है बस, ये थोड़ा सा एक विचार था, इस वजह से नहीं सर लगा रहा। सर, आपने जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जब आप पास आउट हुए, उसके बाद आपने किस तरीके से आगे प्रोसीड किया? जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो सबसे बड़ी समस्या थी, माँ बाप तो नहीं कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरी ये समस्या थी कि मैं कब तक घर से पैसे लेता रहूँगा। जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, आप विश्वास करें, हर महीने मेरे पिताजी 100 रुपये का एक मनी ऑर्डर करते थे, ताकि स्कॉलरशिप के अलावा जो 750-800 रुपये मिलते थे, 1000 रुपये, अगर कुछ ज़रूरत पड़े, जबकि मैं बोलता था मत भेजिए कि स्कॉलरशिप है। आप उस समय उस पैशन को समझ सकते हैं कि मनी ऑर्डर कितना महत्व रखता था। वो 100 रुपये आपको मिलते थे। जिस दिन मैं पास आउट हुआ, मैंने कहा कि आप पहले तो ये 100 रुपये भेजना बंद करो। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर थिएटर करना चाहता हूँ तो ये रोटी कपड़ा मकान मैं अपने पैसे से कमाऊँगा। सामने रंगमंडल था जिसकी प्रस्तुतियाँ चल रही हैं, तो मैंने रंगमंडल ज्वाइन किया सबसे पहले निकलते ही। उस समय मैं 2.5 साल तक रंगमंडल में रहा। उसके बाद लगातार थिएटर करता रहा, फ्रीलांस किया, स्कूल में, कॉलेजेज में, नुक्कड़ नाटक, अपना शो बनाया और कथा गायन वाचन पे मेरा काम चल रहा था। म्यूजिकल रिसाइटेशन ऑफ स्टोरी और एंड पोएट्री, उस पर काम कर रहा था। तो मैंने कहानियाँ सुनानी शुरू की। लेकिन चूंकि मैं एक प्रशिक्षित अभिनेता था, एक है कि कथा वाचन आप कर रहे हो, चुपचाप बैठ करके घंटों कहानियां सुना रहे हो, आप रामायण महाभारत गीता कुरान बाइबल बाँच रहे हो, कोई बाबा वाली कथा वाचन नहीं हो रही थी। सर, ये आप
किस शहर में, कहाँ कर रहे थे? ये मैं कर रहा था पटना में। एनएसडी आने से पहले पटना में मैं शुरुआत कर चुका था कथा गायन वाचन का। फिर जब ये दोबारा शुरू किया पास आउट होने के बाद, तो दिल्ली में शुरू किया। तो मैंने कहानियां शुरू की। चूंकि मैंने एनएसडी से ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने कहा ये कहानियां सिर्फ सुनाने तक सीमित मत रखो, इसको अभिनय, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक सबको मिलाते हैं, सिर्फ वाचिक करके नहीं रहना है। तो मैंने विजय दानदेथा जी की, मुझे मेरे प्रिय कहानीकार हैं, तो उनकी कहानी ली मैंने, रिजक की मर्यादा। उनकी कहानी दुविधा है, आपको अगर मालूम हो, जिसपे मायरी में कासे कहूँ के नाम से मैंने इस नाटक को किया। तो वो शुरू किया, और उसके अब तक बड़ा भांड के नाम से रिजक की मर्यादा का 600 से ऊपर शो हो चुके हैं। दुविधा के ऑलमोस्ट 300 से ऊपर शो हो चुके हैं, जो मैं सोलो करता हूँ, एकल प्रस्तुति है। मैं अकेला घंटों दर्शकों को कहानियाँ सुनाता हूँ। मेरे म्यूजिशियंस होते हैं, कुछ गाने लिखता हूँ उसमें खुद से, कुछ बनाता हूँ, और तो वो मैं करता रहा। और ये आज भी मैं, ऐसा नहीं कि दूसरे नाटक नहीं कर रहा हूँ, पर कथा गायन वाचन फिर मैंने नहीं छोड़ा। तो आज लगभग 25 साल हो गए मैं कहानियाँ सुनाने में, कविताएं सुनाने में, उनको संगीतबद्ध करने में लगा रहता हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ, नई नई कहानियाँ ढूंढता रहता हूँ। उसी कथा गायन वाचन के एकल प्रस्तुति, जिसके मैंने 300 से ज़्यादा प्रस्तुतियाँ की थी, बाद में जब मौका मिला तो मैंने ग्रुप प्रोडक्शन में तब्दील किया। रंगमंडल, मेरा सौभाग्य कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल राजी हुआ, और राजेश सिंह और हम बात कर रहे थे, तो राजेश ने कहा कि आप करोगे क्या एक नाटक? तो हम लोगों ने कहा, मैं भी ढूंढ रहा था, मैंने कहा राजेश मैं कथा गायन वाचन में एक नाटक करूँ क्या? तो उसने मेरा साथ दिया, और उसके बाद ये मायरी में कासे कहूँ। और उस समय आपको याद है, कोरोना के बाद चीज़ें कितनी शिथिल हो गई थी, शांत थी, काम बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। उस दौरान ये नाटक तैयार किया, और वो नाटक आज भी चल रहा है, आपके सामने है, और इसके भी 100 से ज़्यादा प्रस्तुतियाँ हो चुकी। सर, एक डिबेट जो बार बार आती है कि रेपेटरी में जब आर्टिस्ट होता है वो 6 साल के लिए होता है, लेकिन जब उसके बाद वो रेपेटरी से बाहर निकलता है तो एक नई समस्या उसके सामने होती है। वो एक प्रोफेशनल रंगकर्मी की तरह काम करता है रेपेटरी में, लेकिन बाहर निकलने के बाद उसको क्या स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है? नहीं, उल्टा है थोड़ा सा। एक्चुअली रंगमंडल में होता है, रंगमंडल एक, देखिए, व्यावसायिक संस्था है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक विंग है। अगर इसको देखा जाए तो रेपेटरी कंपनी नाम है ना इसका जी। रेपेटरी कंपनी एक व्यावसायिक, रंगमंडल अगर कहा जाए तो व्यावसायिक संस्था है जो नाटकों से पैसे कमाती है। सरकारी छत्र छाया में है जी, लेकिन वहाँ जितने कलाकार हैं वो या तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं, बीएनए से हैं, अगर देखा जाए एमपीएसडी अभी चल रहा है वहाँ से हैं, वाराणसी से। अब ये सेंटर्स हैं, पहले 2 ही 3 हुआ करते थे, जहाँ से भी हैं, या हो सकता है फ्रीलांस हैं, कहीं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं है, अपने किसी न किसी अच्छे ग्रुप से हैं, लेकिन वो इतना काम कर चुके होते हैं कि जब वहाँ उनको लिया जाता है तो उनको प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे ही लिया जाता है। तो वो 6 साल वो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेनिंग पीरियड में है, आप स्कूल में हैं तो ट्रेनिंग पीरियड में है। रंगमंडल में आप पूरी तरह से एक व्यावसायिक कलाकार हैं, और आपकी कला का उपयोग रंगमंडल अपने उत्कृष्ट नाटकों में कर रही है, और उससे रंगमंडल पैसे कमा रही है। यानी आप एक व्यावसायिक रंग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो रंगमंडल आपको 6 साल अगर आप टिक गए तो वो प्रोफेशनल तो बना देती है आपको। ऑलरेडी आप प्रोफेशनल हैं। अब प्रोफेशनल कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं आप कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर आप एक व्यावसायिक कलाकार हैं, प्रोफेशनल है, तो आपसे एक बहुत कठोर अनुशासन की मांग करता है जी। आप हर तरीके से उस अनुशासन से निबद्ध हैं, तभी आप कर सकते हैं। तो 6 साल से निकलने के बाद वो और ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुका होता है। अब समस्या ये आती है कि ये जो अस्थाई पैसा मिल रहा था हर महीने एक सैलरी के रूप में, ये बंद हो जाती है जी। समस्या ये नहीं आता कि बेचारा प्रोफेशनल नहीं है, वो कलाकार और बेचारा हो जाता है आर्थिक रूप से। सर, यही मेरा सवाल था कि घूम के यही आना है कि वो मुश्किल है, अब क्या करें जी। लेकिन उसके बाद वो इतना तो कठोर हो ही चुका होता है कि जमाने की मार सह लेता है, कहीं ना कहीं कोई काम ढूंढता है। अब ये व्यक्तिगत सोच है और व्यक्तिगत डिसीजन है हर इंडिविजुअल का कि वो किसी स्कूल में नौकरी करे, जी। फिल्मों में जाए, वो रंगमंच से पैसे कमाए, अपना ग्रुप चलाए, अपनी रिपर्टरी कंपनी चलाए। उसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि वो क्या करे। हो सकता है एक आदमी 6 साल निकलने के बाद बोले मैं क्रिकेट खेलूंगा, जी बिल्कुल, बोला हो गया भैया, बहुत देख लिया मैंने, थिएटर कर लिया, अब मैं लेखक बनूंगा, अब मैं लाइट करूंगा, अब मैं डायरेक्टर बनूंगा। 6 साल एक्टर के रूप में रह लिया। उसके बाद उसकी अपनी यात्रा है, अपनी लड़ाई है। वो कौन सी लड़ाई जीतेगा, हारेगा, या कौन से फील्ड को चुनेगा, ये उस पे है। लेकिन हाँ, इतना हो जाता है काम करते करते कि आप खाली तो नहीं बैठते, बहुत काम है। और आज की तारीख में कोरोना ने थोड़ी
तलवार चलाई है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। नहीं तो काम तो वो करता है। और सबसे बड़ी समस्या आज भी वही है, पैसे कहाँ से आए। और दुखद ये है कि अगर आप रिपर्टरी से भी कहीं से भी, थिएटर आपको इतने पैसे अभी भी नहीं दे रहा कि आप एक सुखी जीवन और सुखी संपन्न जीवन, आप एक आम आदमी से थोड़ा सा ऊपर उठ करके कि थोड़ा इनकम हो जाए अच्छा और मैं अच्छे लाइफ स्टाइल को ये कर सकूं। वो 100 में से 2-4 लोग, एक्सेप्शन हर जगह है, कुछ कर ले सब हैं, लेकिन रंगमंच में अभी भी, हिंदी रंगमंच में खास तौर से इतना पैसा नहीं है। उससे तो आपको लड़ना पड़ेगा। तो सर इसी से मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी राजेश सिंह जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 6 साल का टाइम पीरियड है इसको 10 से 12 साल किया जाए। और सर क्या आपको नहीं लगता कि एनएचडी को इसी तरीके की और रेपेट्री, या हर शहर हर राज्य में एक रेपेट्री होनी चाहिए? क्योंकि एक्टर्स तो निकल रहे हैं लेकिन उसके बाद जाएं कहाँ, उनको एक तरीके से परमानेंट कोई व्यवसाय मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल है, एक भारतेंदु नाट्य विद्यालय उनका रंगमंडल है, एमपीएसडी अभी रंगमंडल की ओर अग्रसर है, भारत भवन भोपाल है। अगर गिनेंगे हाथ पे, प्राइवेट भी कई लोगों ने चला रखे रंगमंडलियां हैं छोटी छोटी, और सरकारी अनुदान वाले भी हैं। चलिए सरकारी अनुदान वाले को हटा देते हैं, थोड़ा सा गिन के कुछ 5-6 रंगमंडल होंगे जी, जिसमें कुछ तो अनुदान वाले होंगे, जो बड़ा वाला, छोटे छोटे हटा दीजिए अभी, उसमें कितने लोग सरवाइव करेंगे? बहुत कम। मेरे ख्याल से सरकार को चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, अगर आप संस्कृति से लगाव रख रहे हैं और ख़ास तौर से पूरे इतिहास को उठाएंगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का या रंगमंडल के बाहर का भी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जानी चाहिए। और आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। मैं तो चाहूँगा, कोशिश करूँगा, अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो लोग ऊपर वाले जो भी हैं वो ध्यान दें। हर शहर में, हर प्रदेश में अगर एक रंगमंडल हो जाए और वहाँ थिएटर करने वाले लोग भले ही 20 लोग हों, उस रंगमंडल में 30 लोग हों, लेकिन उस 30 लोगों को ये तो है कि रंगमंडल कर रहे हैं तो भूखे नहीं मरेंगे। 10 साल के लिए ही सही, 5 साल के लिए सही, उनको एक आश्रय तो मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, तो और जोर शोर से थिएटर करेगा। अभी सबसे बड़ी लड़ाई ही यही चल रही है कि भाई थिएटर तो करें पर खाओ। अभी भी वही है, नाटक करते हो, काम क्या करते हो, सर खाओगे क्या? आपको नहीं लगता कि इसी वजह से जो मुंबई की साइड जो रुख करते हैं अभिनेता, वो इसी वजह से करते हैं? एक कारण है कि वो लगता है कि वहाँ जाके और पैसे कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन मुंबई जाने का कारण सिर्फ ये नहीं है, वो एक और कारण है। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि सिर्फ मुंबई चले जाने से वहाँ जाकर के कोई बहुत बड़ा एक्टर आप बन जाएंगे या इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन क्या बनेगा किसी की कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत बड़े निदेशक हो जाएंगे। तो सबसे पहला कारण मुंबई जाना सिर्फ पैसा नहीं है। थोड़ा सा लगता है कि यार फिल्में मिल जाएंगी या सीरियल मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। एक जो पर्दे पे छपने वाली बात होती है ना कि मेरे चेहरे को लोग देखें और पहचाने, मैं घर घर में जाना जाऊं। देखिए, इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया, फिल्मों ने, टेलीविजन सीरियल्स ने लोगों के चेहरे घरों मोहल्लों में तो पहुंचा दिया जी। ये तो और हर आदमी चाहता है, हमको लगता है कि यार लोग मुझे पहचाने, मैं बाहर निकलूं। तो ये एक ऐसा सपना है, एक ऐसा छलावा है ना, जिसका हो गया, जिसका सपना सच हो गया, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है और ना ही कोई आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि फलाना क्यों सक्सेसफुल हो गया, उसको क्यों 4 चीज़ें मिल गई, किसी को नहीं मिली। कोई लेना देना नहीं है, कब किसको क्या मिल जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए वहाँ जाना मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसे का सबब है। हो सकता है कि अगर आप अच्छे घर से हो, रोटी कपड़ा मकान अच्छा खासा है, आपका चल रहा है, और आपको मुंबई जाना पड़ा, तो आप मुंबई इसलिए जा रहे हैं कि आपको और पैसा चाहिए जी, है ना। और हो सकता है हो सकता है 1 रुपया ना मिले आपको, और कोई कहे कि एक फिल्म करोगे, एक सीरियल करोगे, और आप कहोगे कि हाँ, क्योंकि आपको लग गया कि इसके करने के बाद तो पूरे हिंदुस्तान में मैं जाना चाहूँगा, हर घर में मेरी तस्वीर होगी, या लोग टीवी सीरियल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, छपूंगा पोस्टर पे, चौराहे पे टंग जाऊँगा। लेकिन आपके पास सब कुछ है और एक आदमी आके आपको कहे कि थिएटर करोगे, क्या सब लोग तैयार होंगे? थिएटर करने के लिए नहीं तैयार होंगे सब लोग। बहुत कम पागल होंगे या पैशनेट लोग होंगे कि हाँ मैं थिएटर करूंगा, मेरे पास सब है, मेरे बाप के पास करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस मेरा पड़ा है, खाने पीने की चिंता नहीं, मैं थिएटर करूंगा। लेकिन अगर आपको ये सारी सुविधाएं आपसे एक बार कोई कहे एक सीरियल में मेन रोल करोगे, आप अभी तैयार हो जाओगे। तो ये है, अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर कोई ये रास्ता चुनता है तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि भाई मत जाओ, उसकी मर्जी, वो करे। सर
आपके माध्यम से मैं, जैसे मुंबई आपने बहुत ट्रैवल किया है, इंडस्ट्री को आपने क्लोज से देखा है, वर्सोवा में आपने भी खूब देखा है एक्टर्स को रहते हुए। सर वहाँ इस तरीके, अगर आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं वर्सोवा या मड में जो एक्टर्स रह रहे हैं, सर वहाँ जो एक्टर्स रह रहे हैं, अगर वो आज की तारीख में अगर बीमार भी हो जाए तो उनके पास इलाज कराने तक का पैसा नहीं है। ऐसे में उन एक्टर्स को आप क्या कोई सजेशन, कोई राय देना चाहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से आप सवाल घुमा के पूछ रहे हैं। आप पूछना ये चाह रहे हैं कि जो एक्टर वर्सोवा में रह रहे हैं, या वर्सोवा तो एक आपने नाम ले लिया कि वर्सोवा ले लिया, पूरे मुंबई में कहीं भी रह रहे हैं, जो संघर्षरत हैं कि फिल्मों या टीवी सीरियल में या उस दुनिया में उनका कुछ हो जाए, और वो बहुत कोशिश में हैं कि वो बन जाएं, और अभी वो बने नहीं हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, बिल्कुल, और लड़ रहे हैं, माँ बाप से भी लड़ रहे हैं, घर से पैसे नहीं आ रहे, काम इतना नहीं मिल रहा कि खुद का सब कुछ चला सकें। घर परिवार अगर है तो और मुसीबत, अगर शादीशुदा हैं, बच्चे हैं तो और मुसीबत, अकेले हैं तो ये मुसीबत कि कोई है नहीं देखने वाला। आप एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि उस अकेलेपन का क्या करेगा आदमी। कुछ हो जाएगा तो देखने वाला कौन है जी। कुछ हो जाएगा तो क्या इतने पैसे हैं कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया जा सके? अगर उसको किराया देना पड़े और किसी महीने ऐसा हो जाए कि एकदम पैसा नहीं है तो क्या करेगा? ये एक इतनी बड़ी समस्या है जिससे शायद 100 में से 90 लोग वहाँ जूझ रहे हैं। जी सर, ठीक है। लेकिन कमाल की बात यह है, हर बार कहते हैं ना कि स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ना, क्या कर रहा हूँ, मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ये स्ट्रगल शब्द ही गलत लगता है। वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है। स्ट्रगल क्यों कह रहे हैं? वो स्ट्रगल तो भाई साहब अमिताभ बच्चन भी कर रहे हैं, फिर जी बिल्कुल, शाहरुख खान भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने बड़े नाम है, सलमान खान भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल, एक संघर्ष इस फील्ड में मुझे लगता है वो शब्द है। कला आपकी असंतुष्टि ही आपका संघर्ष है। आप और बड़े होते जाएंगे, आपको लगेगा और कुछ कर ले, वो वाला स्ट्रगल है। वहाँ एक पहचान या नाम कमाने का स्ट्रगल है। पैसे वाला जो ये मुद्दा हमें, स्ट्रगल जैसे आप बोलते हो ना कि स्ट्रगल कर रहा है, हमको ये लगता है काम से ज़्यादा हम पैसे को तवज्जो देने लगते हैं जी। जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो नामचीन कलाकार हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो पैसे का स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, उनका स्ट्रगल बदल चुका है। आप स्ट्रगल शब्द अगर इस्तेमाल, उनका संघर्ष, मैं तो ये कहूँगा ये कोशिश जो है ये सब कर रहे हैं, चाहे वो वर्सोवा में रह रहे हैं, चाहे वो बांद्रा में रह रहे हैं जी। तो ये संघर्ष शब्द जो है, हिंदी में चलो संघर्ष कह लो, आप लड़ाई लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रगल अंग्रेजी में कह लो, लेकिन स्ट्रगल नहीं है। ये उनका पागलपन है, ये उनका पैशन है। और आपने जो सवाल किया कि उनका क्या होगा, उनको देखने वाला कोई नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो क्या करेंगे, ये सब बातें दिमाग में आ नहीं रही। जो भी मुझे सुन रहे होंगे, मेरे सारे दोस्त लोग हैं, कोई ये सोच के नहीं जाता कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगा तो मुझे कौन देखेगा। वो जो एक अलग पागलपन है ना काम करने का, ये कलाकार के रूप में अपने को स्थापित करने का, मैं उसको सिर्फ स्ट्रगल नाम से और पैसे से जोड़ के नहीं देखना चाहूँगा। ये उन्होंने ही तो चुना ना। अगर मैं कल को मुंबई में था, या वापस आया, या मैं अभी वापस चला जाऊँ, या कोई और आता है जाता है, ये व्यक्तिगत मामला है, कौन कब जाएगा आएगा, इसको संघर्ष नहीं कह सकते। आप इस काम को जानते हैं, इस काम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं और लगे हुए हैं, और एक अभ्यास चल रहा है आपका। जब वो खाली बैठते हैं, वो भी तो एक अभ्यास है जी। कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा आदमी, कुछ सोच रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। ऐसा तो एकदम, अभिनेता मेरे ख्याल से एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे काम पे होता है। अभिनेता सपने में भी काम कर रहा होता है। और बाकी रही इस द्वंद्व की, तो ये द्वंद्व सबके साथ है। ये स्ट्रगल शब्द जो है, उसको सिर्फ पैसे से तौल के नहीं देखा जाना चाहिए, या मजबूरियों से तौल के नहीं देखा जाना चाहिए। सबकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, और कुछ ना कुछ तो वो अपने लिए कर ही लेगा, लड़ेगा, देखा जाएगा। लगे रहिए, हो जाएगा। हाँ, लगे रहिए, हो जाएगा। और इसमें भी एक आशावाद जो है, इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो लगे रहिए हो जाएगा, हो तो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो। वहाँ भी एक लिमिटेशन है। कंपटीशन बिल्कुल नहीं है किसी के किसी से। जहाँ आप काम करेंगे, जहाँ आपकी ज़रूरत होगी, वहाँ आप ही काम करेंगे। जहाँ मेरी होगी, मैं ही करूँगा। न मेरी आपसे कोई तुलना हो सकती, ना आपकी मुझसे हो सकती है। बस उस सही मौके का इंतज़ार, सही जगह पे पहुँचने की जद्दोजहद वो है। और उसमें ये लगे रहिए का एक शब्द में कहा जाए तो धैर्य रखिए जी सर। इतना धैर्य रखिए कि अगर आप बैठे हैं और आप महीनों खाली हैं, सबसे बड़ी लड़ाई आपकी तब है जब खाली है तो क्या कर रहे हैं। जब ये पैसे की समस्या आपके साथ है, उससे आप कैसे लड़ रहे हैं। मदद करने कोई नहीं आता, लड़ाई आपको खुद करनी है। तो धैर्य रखिए और उसके बाद देखिए। मुझे नहीं लगता कि जो भी सुन रहे होंगे लोग,
और जो इस फील्ड से गुजर चुके हों और जो जानते हों, उनको इस धैर्य शब्द, अगर वहाँ धैर्य नहीं रखेंगे ना, तो इधर ये फटेगा, इधर ये टूटेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस समय धैर्य और आपका अपना ज्ञान ही आपको बचाएगा। तो मुझे लगता है सच है, धैर्य के साथ लगे रहिए। जी सर, बिल्कुल। ये तो रही मुंबई नगरी की बात। अब वापस हम थिएटर पर आते हैं। जी बताइए सर, आप राजकला मंच के इस इवेंट के अंदर आए हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के इवेंट पूरे देश में होने चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये बहुत अच्छा जी, अच्छा चलो, एक कोलैबोरेशन का आपने नाम दे दिया है जी कि संयुक्त तत्वावधान में। मैं तो कहता हूँ ये संयुक्त तत्वावधान सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल, चूंकि 60 साल हुए हैं, अभी हम साल भर ये काम करने वाले हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अलग अलग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके संयुक्त तत्वावधान में हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर भी कर रहे हैं, हो रहा है। इससे एक आइडिया आता है दिमाग में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक बड़ी संस्थान है, सक्षम है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो शायद हिंदुस्तान के और किसी ग्रुप के पास नहीं है जी, और ये काम वो कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ये जो रंग षष्ठी वाला 1 साल का जो पर्व मनाया जा रहा है और ये अलग अलग लोगों से कोलैबोरेट करके अलग अलग शहरों में रंग महोत्सव मनाया जा रहा है, थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, क्या हम और आप ये नहीं सोच सकते हैं कि राजकला मंच है ये कोलैबोरेट करे किसी और से? जी, साल में एक ही बार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगा, घर कैसे चलेगा। लेकिन अगर सबके दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि एक एक बार हर ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के आसपास के प्रदेश से कोलैबोरेट करे कि आप मिल जाओ और आप मिल जाओ, आओ, ना हम आपसे कुछ लें ना आप हमसे कुछ लें, आपके पास सुविधाएं कितनी हैं, आप हमें क्या दे सकते हैं? स्टेज दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, रहने के लिए कहीं जगह दे सकते हैं, है ना। और हम ये कर सकते हैं कि चलो जी हम आ सकते हैं, हमारे पास इतनी सुविधा है कि हम आपके पास आ सकते हैं और हमने आपसे कुछ नहीं लिया, आपने हमको कुछ नहीं दिया, दोनों मिल गए और हम दोनों ने मिल करके दर्शकों को बहुत कुछ दे दिया, समाज को दे दिया। तो मुझे लगता है ये कोलैबोरेशन जो है ना, संयुक्त तत्वावधान, छोटे बड़े सारे ग्रुप को साल में एक नाटक के लिए ही करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए ताकि आप दूसरे शहर पहुंच सके, दूसरा तीसरे शहर पहुंच सके, और एक एक थिएटर फेस्टिवल अगर हम चाहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है जी। तो मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे राजकला मंच ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ ये कोलैबोरेशन किया, पता नहीं आप लोगों ने किया होगा कि नहीं किया होगा, मैं चाहूँगा ये आप बरकरार रखें, बहुत अच्छी शुरुआत है। और आप सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ ही मत करिए, दूसरे संस्थानों को भी बुलाते रहिए, उनके पास जाते रहिए, ये आना जाना बना रहना चाहिए। यस सर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने बताया, बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि वरना सारा का सारा ठिकरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देखिए हम सारे हम सीधे सरकारी अनुदान, रंगमंडल के लिए अनुदान, नाटक के लिए अनुदान, बड़ी अच्छी बात है, मैं उससे एकदम इनकार नहीं कर रहा हूँ। सरकार के पास बहुत पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा ढंग से, संस्कृति विभाग के पास हो चाहे राष्ट्रीय किसी के पास भी हो, मैं कह रहा हूँ उस पैसे का भी इस्तेमाल करिए, उनसे लीजिए, रंगमंडल चलाइए, ग्रुप चलाइए। मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि वो ठीक है, एक नाटक डोनेट कर दीजिए जी। आप बहुत सारे दान करते हैं ना, आप बोलिए कि इस साल मैं अपना एक नाटक राजस्थान के किसी एक ग्रुप को, जो बेचारा बहुत सालों से चल रहा है और सरकारी अनुदान भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक थिएटर फेस्टिवल करना चाह रहा है या चाह रहा है उसके शहर में कुछ हो, मैं इस बार हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, या नहीं भी हैं पैसे, सिर्फ इतना है कि पैसे इतने हैं कि चले जाएं, तो हम अपना एक नाटक फलाने को डोनेट कर रहे हैं, हम आ रहे हैं जी आपके पास, आप हमारे रहने खाने की व्यवस्था कर दो, आने जाने का हम पैसा नहीं लेंगे आपसे। दूसरा, किसी और एक नाटक अगले साल किसी और को डोनेट कर दें। अगर ये रंगदान शुरू हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि ऐसे कितने महोत्सव हो जाएंगे, उसमें फिर किसी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी अनुदान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रंगदान की जरूरत, रंगदान की जरूरत है। तो मैं तो कहूंगा इसी बहाने एक रंग आंदोलन छेड़िए, जिसका नाम रखिए रंगदान जी। ना, और नाटक डोनेट करें। सर थैंक यू सो मच, आपके विचार सुन अरे सर बहुत अच्छा लगा। आई विश कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो इस रंगदान वाले विषय पर जरूर काम करेंगे। बिल्कुल, और इसमें मेरी अगर कोई मदद चाहिए, कभी भी आपको मुझे बुलाना हो, चूंकि मैं घूम ही रहा हूँ, मेरी एकल प्रस्तुतियां चल रही है, मैं अभी आपसे इस इंटरव्यू में कह रहा हूँ, वही है कि आप क्या दे सकते हैं और मैं क्या, मैं इतना कर सकता हूँ, मेरी जो अपनी फीस है, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। मेरे जो म्यूजिशियन हैं, चूँकि वो हमारे नहीं होते, तो मैं हर बार ये बोलता हूँ, मेरे म्यूजिशियन को पेमेंट कर दो, उनको बेचारे को हर शो को 5-5 हज़ार, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको कहूँगा फ्री में करो, फ्री में कर देंगे जी। लेकिन वो आपके दोस्त नहीं है, उनके एक रोजी रोटी है। मेरे म्यूजिशियंस को आप पेमेंट कर दीजिए, मैं अभी आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं अपने लिए 1 रुपया नहीं लूँगा, ये रंगदान मैं सहर्ष स्वीकारता हूँ। आप बताइए, मैं आ जाऊँगा।
आई विश जो ये देख रहा होगा वो जरूर इस पर काम करेगा और शायद बहुत जल्दी हमें ये रंगदान देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, मैं वादा थैंक यू करता सो हूँ। मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा Thank you, लगा। sir. थैंक यू सर। थैंक यू।